नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर विनीता की कहानी हाईटेक जनरेशन सुनेंगे। मम्मी, तुम परसों किसी भी हालत में यहाँ पहुँच ही जाना। परसों मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी और अगले दिन सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। फ़ोन पर अनन्या के मुंह से ये बातें सुनते ही वैशाली जी के हाथ पैर फूल गए। क्या बात है अनन्या, तुम्हारी डिलीवरी में तो अभी पूरे 17 दिन हैं। फिर अचानक क्या परेशानी आ गई कि एकदम से ऑपरेशन की इमरजेंसी आ गई? सब ठीक तो है ना? बेघबरा कर बोली। मम्मी, सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि ऑफिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आया है जो किसी भी कीमत पर मुझे ही करना है। यदि मैं डिलीवरी की ड्यू डेट तक रुक गई तो समय पर ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी और वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे कैरियर के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। उधर से अनन्या का जवाब आया। क्या? वैशाली जी परेशान हो उठी। तुम एक मामूली प्रोजेक्ट के लिए अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रही हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा रही हो। अनन्या, तुम बहुत पागल हो गई हो क्या? ओह मम्मी, इतना परेशान मत हो। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है, कोई खतरा नहीं है। हाँ, यदि ज़रूरत पड़ी तो 2-4 दिन इक्यूवेटर में रखना पड़ेगा बस, अनन्या बोली। अरे तू माँ है या कसाई? एक मासूम बच्चे से माँ की कोख में पलने के नैसर्गिक अधिकार को भी छीन रही है, वैशाली ने गुस्से से कहा। क्या करूँ मम्मी, मेरी भी मजबूरी है। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरा करियर 4-5 साल पीछे चला जाएगा। तुम तो जानती हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है और करियर बनाने के लिए संघर्ष किया है। अब अवसर मिला है अपनी मेहनत का फल पाने का। तुम बस समय पर आ जाना। अनन्या ने बिना वैशाली जी का जवाब सुने फ़ोन रख दिया। वैशाली जी परेशान हो उठी। ये कैसी माँ है, एक भौतिक वस्तु के चलते अपनी कोख में पलती नन्ही सी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका मन किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि बच्चे को यूं जबरदस्ती समय से पहले जन्म दिया जाए। मातृत्व तो कितना सुखद एहसास होता है। एक एक पल अपने बच्चे को पेट के अंदर विकसित होते हुए महसूस करना, उसकी हलचल से आनंदित होना, और ये लड़की असमय ही इस सुख से वंचित होना चाहती है। वैशाली जी को उस अजन्मे शिशु की चिंता होने लगी। वह मन करुणा से भर उठा। वैशाली जी का मन जब बहुत परेशान हो गया तो वे बाहर पति के पास जाकर बैठ गई। वे पेपर पढ़ रहे थे। पेपर में नजरें गड़ाई हुए ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ? फोन पर किस पर बरस रही थी? आपकी लाडली पर, वैशाली जी भनभनाती हुई बोली। क्यों, क्या हुआ? पति की नज़रें पूर्ववत पेपर पर जमी हुई थी। तब वैशाली जी ने अनन्या से हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर शेखर जी भी स्तब्ध रह गए। पेपर एक ओर रखकर गुमसुम से बैठे रहे। कुछ देर तक इस विषय पर बातचीत करने के बाद शेखर जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यह है वैशाली की समय पर बेंगलुरु कैसे पहुँचे? भोपाल से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है। भोपाल से पहले मुंबई और फिर मुंबई से बेंगलुरु जाना पड़ेगा। इतना कहकर शेखर जी ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे। चलो, इस हाईटेक ज़माने के कुछ फ़ायदे तो ज़रूर हैं। वैशाली जी तो निश्चित थी कि अभी बहुत समय है जाने में, लेकिन अब उन्हें जल्द से जल्द रवाना होना होगा। वे पड़ोस में जाकर उनके रसोइयों से बात कर आई कि जब तक वे नहीं हैं वो आकर सुबह शाम शेखर जी का खाना बना दिया करें। फिर भी अपना बैग तैयार करने लगी। सोचा था कि 15 से 20 दिन वहां रहकर अनन्या व बच्चे को लेकर भोपाल आ जाएगी। भाग्यवान है अनन्या, उसे भले सास ससुर मिले हैं, वरना आजकल की लड़कियों के सामने कैरियर के चलते बच्चे पालना कितना मुश्किल हो जाता है। और कैरियर के चलते माँ भी कहाँ बनना चाहती है वो। अनन्या की उम्र भी 30 पार हो गई थी। उसकी सास ससुर के सामने वे खुद को अपराधी सा महसूस करने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी ही अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूने की हसरत में परिवार बढ़ाने को तैयार नहीं थी। जब अनन्या ने अपना 35वां बर्थडे मनाया तब उन्होंने अनन्या के पास जाकर उसे खूब समझाया, आयुष व उसके माता पिता की इच्छा का मान रखने का वास्ता दिया। तब कहीं जाकर वह माँ बनने को तैयार हुई। वो तो ईश्वर की कृपा से अभी तक सब ठीक ठाक है और माँ बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। नहीं तो 35 की उम्र में प्रेगनेंसी के समय कई समस्याओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैशाली जी सामान जमाती हुई सोचने लगी कि पहले बेटियां प्रसव के लिए मायके आती थी, अब माँ को जाना पड़ता है। पहली खुशखबरी मिलते ही झबले सिकले और स्वेटर बुनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। अब बाजार में सब रेडीमेड मिल जाता है। छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई मातृत्व की नन्ही नन्ही खुशियों के धागे इस पीढ़ी में विलुप्त हो गए हैं। नियत दिन सुबह ही वैशाली जी बेंगलुरु पहुंच गई। ड्राइवर उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंच गया था। घर पहुंची तो अनन्या व आयुष दोनों ही घर पर नहीं थे।
आयुष तो ठीक है, लेकिन अनन्या को तो आज घर पर ही होना चाहिए था। सास ने बताया कि आज वो ऑफिस में अपने कुछ जरूरी काम पूरे करने गई है, क्योंकि कल से तो वो छुट्टी पर रहेगी। शाम के 7 बजे अनन्या व आयुष घर आए। दूसरे दिन सुबह समय पर सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। अनन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। बाहर सभी आतुरता से नए मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 40 मिनट के बाद नर्स ने आकर खबर दी कि बेटा हुआ है, बच्चा कैसा है, अनन्या कैसी है, बच्चा बाहर लाकर कब देंगे। सब ने मिलकर ढेर सारे सवाल पूछ डाले। बच्चा ठीक है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, अनन्या बिल्कुल ठीक है, अभी स्टिचेज लग रहे हैं, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया व अंदर चली गई। सभी के चेहरों पर राहत के भाव आ गए। कुछ ही देर के बाद अनन्या को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर नींद व पेन किलर का इंजेक्शन देकर चली गई। वैशाली जी का मन बच्चों के लिए झटपटा रहा था। तभी नर्स ने आकर कहा कि नर्सरी में चलकर बच्चे को देख लें। वैशाली जी व उनकी समधन अरुणा जी दोनों नर्स के साथ चल पड़ी। देखा बच्चा इंक्यूबेटर में है। गोरा गदबदा प्यारा सा शिशु सिर्फ डायपर पहने बिना कपड़ों की तेज लाइट के नीचे पड़ा रो रहा था। दोनों के दिल तार तार हो गए। नानी, दादा दादी, पिता सब यहाँ पर हैं, लेकिन यह मासूम अपनों की गोद को तरसता हुआ यहाँ अकेला पड़ा रो रहा है। दोनों की आंखें भर आई। पहली बार वैशाली जी को बेटी की उच्च शिक्षित होने व जिद करने पर बहुत क्रोध आया। नर्स के कहने पर कि यहाँ अधिक देर रुकने की इजाज़त नहीं है, बेमन से दोनों वापस आ गई। वैशाली जी का मन बुझ सा गया था। उन्हें अनन्या से बात करने का मन नहीं कर रहा था। 6 दिन बाद जब बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ है कहकर डॉक्टर ने उसे घर ले जाने की बात करके वैशाली जी की गोद में दिया, तब उनके कलेजे को ठंडक मिली। अब वैशाली जी व अरुणा जी ही रात दिन बच्चे की देखभाल करती रहती। अनन्या दिन भर फ़ोन या लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम करती रहती। 20 से 22 दिन के बाद ही उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब तो वह इतना व्यस्त हो गई कि 5 मिनट भी बच्चे के पास बैठ नहीं पाती थी। अपनी बेटी का व्यवहार देखकर वैशाली जी उसकी सास के सामने संकोच से गड़ जाती। आयुष तब भी बच्चे पर जान छिड़कता व जब भी समय मिलता बच्चे को संभालता। दिन बीतते जा रहे थे। शेखर जी अकेले उकता गए थे। वैशाली जी भी अब घर वापस जाना चाहती थी। उन्होंने अनन्या से अपने साथ भोपाल चलने को कहा, पर उसने साफ मना कर दिया कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने अपनी डिलीवरी जल्दी करवा ली, अब उसे छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकती। यदि वैशाली जी जाना चाहे तो जा सकती है। वह बच्चे के लिए आया रख लेगी। वैशाली जी सन्न रह गई। बच्चे को आया के साथ सौंपने का तो वह सोच ही नहीं सकती। अनन्या बच्चे को जन्म देकर भी मां नहीं बन पाई। वैशाली जी ने कठोर शब्दों में उसे समझाना चाहा तो वह बहुत मायूस व दुखी स्वर में बोली, मम्मी, यह उच्च शिक्षा का भूत तो तुमने ही मेरे दिलो दिमाग में भरा था ना। तुम खुद कितनी अधिक महत्वाकांक्षी थी अपनी इकलौती बेटी को लेकर कि यह तो बेटों से भी अधिक ऊंचा मुकाम हासिल करेगी, और अब तुम चाहती हो कि मैं वहां से नीचे आ जाऊं, तो अब यह नहीं होगा। अब इस मुकाम को बरकरार रखना और आगे बढ़ाते जाना ही मेरी ज़िंदगी है, मेरा सपना है। तुमने ही दुनिया भर की महिलाओं के उदाहरण देकर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, और अब नीचे कर रही हो। कुछ दिन के लिए मेरी अब तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुमने पढ़ाई में हमेशा मेरे साथ दिया व मेरा हौसला बढ़ाया। कभी मैं थक जाती या परीक्षा के समय हताश हो जाती तो तुम ही मेरा संबल बनती, मेरा मनोबल बढ़ाती। तुमने पढ़ाई में मेरा इतना साथ दिया, अब ज़िंदगी के इम्तिहान में भी मेरा साथ दे दो। फिर वह सास से बोली, मुझे गलत मत समझिए, अपने बच्चे से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके प्रति लापरवाह नहीं हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले सुरक्षित हाथों में है वो। आप दोनों के रहते मैं पूर्णतः निश्चिंत हूँ। कुछ महीनों की तो बात है, बस मेरा साथ दे दीजिए प्लीज़। इतना कहकर अनन्या अपना बैग उठाकर थके कदमों से ऑफिस के लिए निकल गई। वैशाली जी व अरुणा जी एक दूसरे से नजरें चुराती हुई चुपचाप अनन्या को जाती हुई देखती रही। सच ही है, इस हाईटेक जनरेशन को जन्म देने वाले तो हम ही हैं। हमने उन्हें पारिवारिक मूल्य व महत्व सिखाए ही कहाँ। बचपन से ही उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां व मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पद हासिल करने की शिक्षा देते रहे। भूल तो कहीं न कहीं हमसे ही हुई है। हमने ही इस पीढ़ी को रूढ़ियों को तोड़कर आसमान छूने के लिए प्रेरित किया। अब कैसे उम्मीद करें कि विद्यार्थी पर घोंसला बनाकर रहेंगे। बस चिंता तो अनन्या की सेहत की थी, लेकिन कुछ पाने का मूल्य तो हमेशा चुकाना पड़ता है। हमें अलग मूल्य चुकाना पड़े, वाह इस हाईटेक जनरेशन को अलग मूल्य चुकाना पड़ेगा। अनायास ही वैशाली जी व अरुणा जी को इस हाईटेक जनरेशन से सहानुभूति हो आई। बेचारी दोनों ही मोर्चे पर पिस रही है।
दोनों देर तक अपनी सोचों में डूबी रही। अंदर बच्चा नींद खुल जाने पर रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गई। वह तत्परता से कमरे की ओर बढ़ गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।